भागते कहाँ हो? नटवर से टक्कर लेना इतना आसान नहीं है। महिलाओं के भेष में विराट के अंगरक्षक? तो फिर विधवाएं कहां गई? उन विधवाओं की और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी सेनापति जी? महामंत्री जी, जब सैनिक ही हमारे नहीं हैं तो विधवाएं कहां से आएंगी? विधवाएं यहां हैं महामंत्री जी। विधवाएं विराट के साथ? तो आप क्या चाहते हैं? इन विधवाओं को सेनापति जी के साथ आना चाहिए था। लगता है विराट, तुम नगर प्रमुख के अधिकारों की सीमा लांघकर सेनापति काल भैरव के अधिकारों को भी अपने हाथ में लेना चाहते हो। मैं तो राज्य के सम्मानीय व्यक्तियों को उनके अधिकारों का एहसास दिलाना चाहता हूं सेनापति जी। इन विधवाओं का अपहरण करके तुम महामंत्री के समक्ष क्या सिद्ध करना चाहते हो? अपहरण? मैंने इनका अपहरण नहीं किया है सेनापति जी। मैंने तो इन विधवाओं को आपके बंदी गृह से मुक्ति दिलवाई है, मुक्ति। हमने अपने बंदी गृह में इन विधवाओं को सुरक्षा के लिए रखा था। तुम्हारी वहां तक पहुंचने की हिम्मत कैसे हुई विराट? आपकी सुरक्षा की कहानी इन विधवाओं के चेहरों पर साफ दिखाई दे रही है सेनापति जी। प्रमाणों को अपनी मुट्ठी में कर लेने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। इन विधवाओं के चेहरे पर तुम्हारी यातनाओं की छाप पड़ी हुई है विराट। इन मासूमों को आतंकित करके तुम ये मत समझना कि काल भैरव को तुम आतंकित कर सकते हो। पर्दाफाश तो आज आपके आतंक का होगा सेनापति काल भैरव। सेनापति काल भैरव और नगर प्रमुख विराट एक दूसरे को आतंकित करने के अवसर आपको मिलते ही रहेंगे। आज की सभा एक दूसरे पर लांछन लगाने के लिए नहीं, बल्कि उन शवों की शिनाख्त के लिए बुलवाई गई है। हमें केवल यह जानना है कि वो शव हमारे सैनिकों के हैं या किसी विद्रोही के। शवों को हाजिर किया जाए। निसंदेह ये हमारी सैनिकों की शव है। विराट, काल भैरव के विरुद्ध जो सफलता तुमने पाई है वो केवल तुम्हारे बुद्धि कौशल्य का परिणाम नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं राज पंडित जी, आप कहना क्या चाहते हैं? विराट, इन विधवाओं ने भी अपने साहस का कोई कम परिचय नहीं दिया है। ये काल भैरव के विरुद्ध पूरे दरबार में आज तक किसी ने मुंह नहीं खोला था, लेकिन इन्हीं विधवाओं ने उसके विरुद्ध मुंह खोला। आप ठीक कहते हैं राज पंडित जी। हमारे राज्य की स्त्रियां तो राज्य के गणमान्य व्यक्तियों से भी अधिक साहसी हैं। ऐसी स्त्रियों पर तो किसी भी राज्य को गर्व हो सकता है। देखो विराट, उन अबलाओं ने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, लेकिन उनके भविष्य के प्रति तुम्हारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। उनके जीवन यापन का उत्तरदायित्व अब हमारे राज्य का होना चाहिए। स्त्रियों की सहायता करना तो वैसे भी हर राज्य का कर्तव्य होता है राज पंडित जी। और फिर मेरा तो इन स्त्रियों के पतियों से कोई बैर भी नहीं था। इन्हीं की सहायता से तो मैं अपने बैरी काल भैरव को आज
दंड दिलवाने की स्थिति में पहुंचा हूं। ये स्त्रियां मेरी सफलता के पहले पड़ाव की साथी हैं राज पंडित जी। पड़ाव? इस छोटी सी सफलता को पड़ाव समझने की भूल हरगिज मत करना। देखो, उस काल भैरव को दंड दिलवाने के लिए तुम्हें और 2 खाइयां पार करनी होंगी। 2 खाइयां? ये आप क्या कह रहे हैं राज पंडित जी? आरोप तो सिद्ध हो चुका है, अब तो केवल महाराज द्वारा उसे दंड देना ही बाकी है। दंड का निर्णय तो महाराज को ही करना है, किंतु ये मत भूलो कि ये राजधानी षड्यंत्रों का नगर है और वो काल भैरव इस नगर का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी है। काल भैरव के षड्यंत्र अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे राज पंडित जी। अब आप देखना, काल भैरव की पराजय उसकी प्रतीक्षा कर रही है। वो इतनी जल्दी अपनी हार नहीं मानेगा। हाँ, महाराज के निर्णय को प्रभावित करने के लिए न्यायाधीश सत्यप्रिय को अपने जाल में फंसाएगा और उनकी आंखों पर आतंक की पट्टी बांधने का प्रयास अवश्य करेगा। श्यामा, श्यामा, बेटा कहाँ हैं आप? मैं तो आपके पास ही में हूँ नाना जी, मुझे ढूंढिए। मगर बिटिया, कम से कम ये तो बताओ कौन सी दिशा में हैं आप? नाना जी, मैं तो सब दिशा में हूँ, मुझे ढूंढिए। इस दिशा में देखते हैं, देखते हैं। कौन? सेनापति काल भैरव आप? जब आंखों पर पट्टी बंधी हो तो ऐसी गलती हो ही जाती है न्याय प्रमुख। लगता है आप भी कोई गलती कर बैठे हैं सेनापति। आप तो मुझे अपने कक्ष में बुला लिया करते थे, आज पहली बार आप मेरे घर आए हैं। काल भैरव आपके घर आने की गलती ना करता तो उसे पता कैसे चलता कि आपको अपनी इस बच्ची से बहुत प्यार है। श्यामा बिटिया, अंदर जाओ। आपकी बेटी नहीं दिखाई दे रही? यशोधरा, कैसी हो यशोधरा? पूछोगे नहीं मुझसे कि आज भी दुर्जन की आंखें किसका इंतजार कर रही है? कुछ तो बोलो यशोधरा। वक्त ने तुम्हारे पिता की जिद को भी तुम्हारा भाग्य नहीं बनने दिया। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, सपने अच्छे लगते हैं यशोधरा, सपने। और मेरी आंखों ने हमेशा तुम्हारे सपने देखे हैं। सपने देखना मेरे भाग्य में नहीं है। और मैंने तो सुना है तुम सेनापति काल भैरव के साथ हो चुके हो। न्याय प्रमुख, जैसे पति के बिना स्त्री हार जाती है, वैसे ही सत्ता के बिना न्याय हार जाता है। न्याय तो अंतरात्मा की सत्ता से संचालित होता है सेनापति, और अंतरात्मा की सत्ता पर अन्याय का शासन नहीं चलता। अंतरात्मा की सत्ता को तलवार की ताकत से दबाया जा सकता है। न्याय को दबाना आसान नहीं है सेनापति, बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किलें काल भैरव को कभी मुश्किलों में नहीं डालती हैं न्याय प्रमुख। मैं आपको सिर्फ ये कहने आया हूं कि विराट पर हुए हमले के संबंध में आप काल भैरव के विरुद्ध नहीं जाएंगे। आप मुझे धमकी दे रहे हैं सेनापति? धमकी नहीं, चेतावनी दे रहा हूं। आप शायद भूल रहे हैं सेनापति कि सत्य प्रिय की निष्पक्षता समूचे राज्य में विख्यात है।
काल भैरव का आतंक भी पूरे राज्य में विख्यात है न्याय प्रमुख। आप जा सकते हैं। मैं भी यहां रहने नहीं आया हूं न्याय प्रमुख। आपको यदि अपना ख्याल नहीं है तो कम से कम अपनी विधवा बेटी का तो ख्याल कीजिए। आपके सिवाय उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। काल भैरव, मेरे जीते जी अन्याय मेरे सामने सिर नहीं उठा सकता। और काल भैरव का सर अपने सामने कोई झुका नहीं सकता है। दरबार की शोभा बढ़ाने वाले जितने भी सर हैं, काल भैरव के तरकश में उससे दुगने तीर हैं। अपने तीर अपने तरकश में संभाल कर रखो सेनापति। छूटे हुए तीर कभी वापस नहीं आते। इसका अर्थ यह है कि महाराज को बताना होगा कि आप भी विराट से मिल गए हैं। काल भैरव, राज दरबार में होने वाले फैसलों की जगह तुम्हें राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। महाराज, मैं अपने दायित्वों को अच्छी तरह से समझता हूं, किंतु मुझे संदेह है कि विराट पर हुए हमले के मामले में मुझे फंसाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। लगता है तुम्हें हमारे न्याय पर भी संदेह होने लगा है। नहीं महाराज, मुझे आपके न्याय पर कोई संदेह नहीं है, किंतु महामंत्री और न्याय प्रमुख दोनों को विराट ने अपने जाल में फंसा लिया है। किसने किसको अपने जाल में फंसा लिया है, इसका निर्णय कल भरे दरबार में हो जाएगा। महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका निर्णय मेरे विरुद्ध नहीं जाएगा। यदि तुम पर आरोप सिद्ध हुआ तो हमारा निर्णय तुम्हारे विरुद्ध भी जा सकता है। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इस राज्य का सेनापति ही नहीं, महारानी का भाई भी हूं। हम जानते हैं कि तुम हमारे संबंधी हो, लेकिन ये मत भूलो कि हमारा संबंध पूरे राज्य से है। मैं जानता हूं महाराज, किंतु आप मेरे विरुद्ध नहीं जाएंगे। इसी में इस राज्य की भलाई है। काल भैरव, तुम अपनी सीमाओं से बाहर जा रहे हो। मजबूरी है महाराज। भरे दरबार में विराट के सामने मैं अपना अपमान कभी नहीं सहन कर सकता। तुम हमें धमकी दे रहे हो? सलाह दे रहा हूं महाराज। भला आपको धमकी देने का साहस मैं कैसे कर सकता हूं? काल भैरव, तुम जा सकते हो। महाराज, जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। इस हार को पहचानते हैं? महारानी का खानदानी हार? ये तुम्हें कहां से मिला? वहीं से महाराज, जहां आपने इसे पहुंचा दिया था। यह हार मुझे इस राज्य की भूतपूर्व नर्तकी और आपकी भूतपूर्व प्रेमिका चंद्रबाला के गले से मिला है। सुना है अभी तक आप उसी के इशारों पर नाच रहे हैं महाराज। मुझे पूरा विश्वास है महाराज कि आपका निर्णय मेरे पक्ष में होगा, वरना यह हार आपके गले का फंदा बन जाएगा। क्या ढूंढ रही है महारानी? आप? हमारा खानदानी नवलखा हार पता नहीं कहाँ चला गया। आप उसे कहीं रख कर भूल गई होंगी। मिल जाएगा। हर जगह ढूंढ लिया है। साल में केवल वट पूजन के दिन हम उसे पहनते हैं। महारानी, आपके पास हारों की कोई कमी है? सैकड़ों हार हैं आपके पास, कोई दूसरा पहन लीजिएगा।
वो हार हमारे खानदान के अखंड सौभाग्य की निशानी है महाराज। तो क्या हुआ? उसके बिना कोई मर तो नहीं जाएगा। क्या बात है महाराज, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्षमा कीजिए महारानी, कल हमें विराट के मामले में निर्णय सुनाना है और इसी चिंता में हम परेशान हैं। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है महाराज, आपको तो सत्य का पक्ष लेना है। सत्य चाहे हमारे भाई काल भैरव के विरुद्ध हो या नगर प्रमुख विराट के। महामंत्री, नगर प्रमुख पर हुए हमले की जांच के संबंध में आप अपने निर्णय से इस राज दरबार को अवगत कराएं। जो आज्ञा महाराज। महाराज, पूरे मामले की जांच पड़ताल के बाद और गहरे चिंतन के पश्चात मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि नगर प्रमुख विराट के लगाए गए आरोप सत्य की कसौटी पे पूरी तरह से खरे नहीं उतरते। महाराज, मैं राज्य के माननीय महामंत्री से पूछना चाहता हूं कि राज्य के सैनिकों की शवों की पहचान के बाद भी सत्य की कौन सी कसौटी पर ये संदेह व्यक्त कर रहे हैं। महाराज, इस बात में कोई संदेह नहीं कि वो शव हमारे सैनिकों के शव थे, किंतु महाराज, ये बात तो कहीं सिद्ध नहीं होती कि उन सैनिकों ने नगर प्रमुख पे हमला किया था या नगर प्रमुख ने उन सैनिकों को अपने रास्ते से हटा दिया। महाराज, राज्य के सैनिक अपनी आज्ञाओं का नहीं, सेनापति की आज्ञाओं का पालन करते हैं, किंतु महामंत्री की जांच के निष्कर्ष से यह प्रतीत होता है कि सुरक्षा के रथ में जुड़े घोड़ों की लगाम किसी और के हाथ में है। विराट, तुम जो कुछ कहना चाहते हो स्पष्ट कहो। इस मामले में संदेह का लाभ हम किसी को नहीं देना चाहते। मैं राज्य के सेनापति काल भैरव से यह पूछना चाहता हूं महाराज, मुझे राजधानी में आने का निमंत्रण देकर राज्य की सीमा में मेरे प्रवेश करने से पहले ही उप सेनापति दुर्जन को मेरा वध करने का आदेश किसने दिया? क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि नगर प्रमुख विराट राजधानी में सेनापति काल भैरव को बदनाम करने के लिए कोई षड्यंत्र रचा कर आए हैं। इन्हें मेरी मित्रता पर भी संदेह है और शत्रुता पर भी। महाराज, उप सेनापति दुर्जन को मैंने ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी जो नगर प्रमुख विराट के विरुद्ध हो। दुर्जन, सेनापति की इस बात पर तुम्हारी क्या राय है? सेनापति काल भैरव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज। नगर प्रमुख विराट ने तो मुझे 2 बार जान से मार देने की धमकी दी, क्योंकि मैंने इनके इशारों पे चलने से मना कर दिया है। झूठ बोल रहा है महाराज, सफेद झूठ बोल रहा है ये दुर्जन सेनापति काल भैरव का पाला हुआ ऐसा सांप है महाराज, जिसने 3 बार मुझे डसने की कोशिश की है। जब से आपने मुझे नगर प्रमुख के पद पर आसीन किया है महाराज, सेनापति काल भैरव की रातों की नींद हराम है। इसे अपना साम्राज्य उखड़ता हुआ नजर आ रहा है महाराज। इसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है, इसका सर चकरा गया है। ये नगर प्रमुख सेनापति काल भैरव के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है महाराज, और ये बात ये हजम नहीं कर पा रहे हैं। मृत सैनिकों की विधवाओं को बंदी बना लेने के बाद भी ये मुझे बंदी नहीं बना पा रहे हैं, और ये बात, यह सफलता इनके लिए सबसे बड़ा अहंकार बन गई है, और मैं इनके अहंकार की सबसे बड़ी चुनौती महाराज।